नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद तिवारी। आज का अपना टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयुपैक नोमेनक्लेचर। बेटा ये एक पूरा चैप्टर है जो कि बहुत लेंथी है, तो इस चैप्टर को इजी करने के लिए मैंने क्या किया है, इस चैप्टर की 16 सीरीज बना दी है। प्रत्येक सीरीज लगभग 40 मिनट या 45 मिनट की है। अगर आप पूरी सीरीज की स्टडी करते हैं तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि ऑर्गेनिक आयुपैक के कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो जेई के हों चाहे नीट के हों, आप 100% सॉल्व कर ही देंगे। तो बेटा क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयुपैक नोमेनक्लेचर? सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं इसकी हिस्ट्री की। स्टार्टिंग में जो केमिकल कंपाउंड्स थे वो केवल दो तरह के थे। एक केमिकल कंपाउंड थे जिनका नेम था इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो थे जो कि अर्थ क्रस्ट से, जो पृथ्वी पर हमें पृथ्वी की पपड़ी से प्राप्त होते थे, उन कंपाउंड को कहते थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरे कंपाउंड वो थे जो कि एनिमल, जो डेड एनिमल हैं या लिविंग एनिमल हैं, इनके जरिए जो हमें प्राप्त होते थे, इन्हें हम कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट्स मीन एनिमल प्लांट्स के जरिए जो कंपाउंड प्राप्त हुए उन्हें हम कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो अर्थ क्रस्ट से हमें प्राप्त होते थे उन्हें बोलते थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा था क्या कि काफ़ी टाइम तक, एक लंबे समय तक इसी तरह से कंपाउंड की स्टडी होती रही। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अर्थ क्रस्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिविंग प्लांट्स और एनिमल या डेड प्लांट्स और एनिमल, इनके जरिए जो हमें प्राप्त हुए। यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था बर्जीलियस। बर्जीलियस ने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी की, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जरिए प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे तो वहाँ पर कंपाउंड के प्रिपरेशन में, कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में जो ड्राइविंग फोर्स होता है, वो ड्राइविंग फोर्स केवल और केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड वो लिविंग सिस्टम में ही प्रेजेंट होता है। चाहे वो डेड हो चाहे वो लिविंग हो, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल में प्रेजेंट होता है। तो बेटा उन्होंने क्या बताया, बर्जीलियस ने इसी बात पर एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नेम दिया? वाइटल फोर्स थ्योरी। उन्होंने क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरी स्टार्टिंग बाय एनी इनऑर्गेनिक मटेरियल बिकॉज ऑफ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ ड्राइविंग फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर these of compounds to prepare which is present only in living organism। क्या ये बात क्लियर हो गई? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जरिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोडक्शन लेबोरेटरी में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं तो वहाँ पर प्रोसेस में जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो ड्राइविंग फोर्स आर्टिफिशियली नहीं होता है, बल्कि वो प्लांट या एनिमल में ही प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ बेटा? ये थ्योरी जो थी वाइटल फोर्स थ्योरी, ये लगभग 50 ईयर्स तक परमानेंटली काम करती रही। सभी लोगों ने इस थ्योरी को माना, लेकिन एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक बोलर। क्या नेम है इनका? शॉर्टकट में बोलते हैं एफ बोलर। ये क्या कर रहे थे? इंसिडेंटली इन्होंने अमोनियम साइनेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को उन्होंने हीट किया, और हीट करने पर बाय डिफॉल्ट क्या बन के तैयार हो गया? यूरिया बन के तैयार हो गई। और यूरिया बेटा कैसा कंपाउंड है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फ्रेडरिक बोलर ने अमोनियम साइनेट को, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हीट किया। हीट करने पर ऑर्गेनिक कंपाउंड बना यूरिया। कौन सा कंपाउंड बना? यूरिया बनी, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उन्होंने अपनी इस बात को पब्लिश किया। बोले नहीं, बर्जीलियस साहब की जो थ्योरी है वाइटल फोर्स थ्योरी, वो कहीं ना कहीं गलत है। दैट्स मीन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है।
जब इन्होंने अपनी बात को पब्लिश किया तो और भी पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट लोगों ने अपना अपना काम स्टार्ट कर दिया। किसी ने मीथेन बनाई, किसी ने एसिटिक एसिड बनाई, कई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से बन के तैयार हो गए। ओवरऑल फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि जो वाइटल थ्योरी थी बर्जीलियस की वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई। अब जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना स्टार्ट हुआ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अधिक कंपाउंड हो गए और इस कारण से फिर केमिस्ट्री का यहाँ पर करना पड़ा क्लासिफिकेशन। अब जब कंपाउंड बढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लासिफिकेशन करना पड़ा। अर्थ क्रस्ट के जरिए जो कंपाउंड बने वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जो कि प्लांट्स और एनिमल से बने ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये भी थे, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अब क्या हुआ यहाँ पर बहुत अधिक हो गए। क्लियर हुआ ना? वाइटल फोर्स थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी? बर्जीलियस ने दी। बर्जीलियस थ्योरी को या वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने क्लोज कर दिया, किसने डिस्ट्रॉय कर दिया? तो वो किया फ्रेडरिक वोलर ने। लैब में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना, किसने बनाया? लैब में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनी, और बनाई किसने? फ्रेडरिक वोलर ने, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे। अब बेटा आगे क्या हुआ फिर? अब बात ये आती है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन कैसे किया जाए। तो बहुत से साथी हमारे बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन। जिनमें कार्बन प्रेजेंट है वो सभी कौन से कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन बेटा बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कार्बन तो प्रेजेंट है, लेकिन वो कंपाउंड किस कैटेगरी में आते हैं? इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में। जैसे मान लो यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट है, साइनेट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनेट, जैसे अमोनियम साइनेट हो गया NH4 CNO एक्सेट्रा। इस तरह के जो कंपाउंड हैं इन सभी में बेटा ध्यान से देखो क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है, C, यहाँ पर भी C है, कार्बोनेट में भी, बाइकार्बोनेट में भी, साइनेट, आइसोसाइनेट, इन सभी में कार्बन तो प्रेजेंट है। लेकिन फिर भी ये कंपाउंड किस तरह के हैं? दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सभी कंपाउंड कैसे हैं बेटा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर हुआ ना? तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिफाइन कैसे करें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए सबसे सिंपल मेथड है, उन्हें हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन and their derivatives are known as organic compound। जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं मीथेन CH4 C2H6 C2H4 C2H2, बेंजीन, ये क्या है? बेंजीन, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, NH2 अमाइन एंड C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड एक्सेट्रा। ये सभी बेटा क्या है? दीज आर हाइड्रोकार्बन। और इन हाइड्रोकार्बन से हमें क्या मिल रहे? इनके डेरिवेटिव्स। तो जो हाइड्रोकार्बन है और उनके डेरिवेटिव्स हैं इन सभी को हम क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्हें हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है कि ऑल दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एटम, वे सभी कंपाउंड, वो सभी यौगिक जिनमें कार्बन प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो आपसे कोई भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा, दीज आर आल्सो कंटेन कार्बन बट दे आर इनऑर्गेनिक। तो आपको परफेक्ट लैंग्वेज या परफेक्ट डेफिनेशन क्या देनी है? परफेक्ट डेफिनेशन क्या हुई कि हाइड्रोकार्बन
एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर हुआ बेटा? वेरी गुड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जब लार्ज अमाउंट में हुए, धीरे धीरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बढ़ने लगे। बढ़ने क्या लगे भाई? इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनने लगे, लैब में बनने तैयार हो गए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत अधिक अमाउंट में हुए। अब इनकी स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो जब स्टडी करना डिफिकल्ट हो गया तो हुआ क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को ईजी करने के लिए इनका किया गया बेटा यहाँ पर क्लासिफिकेशन। क्या है यहाँ पर क्लासिफिकेशन? ध्यान से देखिए, ये है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड यहां पर कर रहे हैं दो तरह से। पहला क्या है? असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। दूसरी कैटेगरी क्या है? साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड। अब अगर हम असाइक्लिक की बात करते हैं तो असाइक्लिक क्या होते हैं? ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब ये हो गया जिनमें कम से कम दो टर्मिनल कार्बन प्रेजेंट। जैसे मान लो सी सी सी, एक टर्मिनल एक टर्मिनल। दूसरा है सी 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 सी, यहां पर कितने टर्मिनल हैं? तीन हो गए जाकर के। चौथा क्या है? सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहां पर भी देखो एक टर्मिनल एक टर्मिनल। ऑल दोज कंपाउंड्स which contain two terminal carbon atoms are known as open chain compound। इनमें रिंग प्रेजेंट नहीं हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? दूसरे कंपाउंड है, अच्छा इनको भी बेटा दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं। ओपन चेन कंपाउंड जो हैं इन्हें अगर हम क्लासिफाइड करें तो देखिए कितनी तरह से कर सकते हैं। ओपन चेन कंपाउंड को हम क्लासिफाइड करते हैं दो तरह से। एक होते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब हो गया इनका नेम होता है एल्कीन। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। इनमें पाई बॉन्ड हो ही नहीं सकता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इनका 0 है। बिटवीन टू कार्बन एटम्स नेवर पाई बॉन्ड प्रेजेंट। बिटवीन टू कार्बन एटम्स नेवर पाई बॉन्ड प्रेजेंट। फंक्शनल ग्रुप में पाई बॉन्ड हो सकता है, जैसे कि एल्डिहाइड है आपका, यहां देखिए पाई बॉन्ड है, लेकिन क्या कार्बन के बीच में है? कार्बन एंड कार्बन है? नो नो नो, कार्बन एंड ऑक्सीजन। दिस इज दी फंक्शनल ग्रुप। क्लियर हुआ ना? दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। इनको हम क्या पढ़ते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या है? at least one pi bond present। at least unsaturated में at least one pi bond present। at least one pi bond प्रेजेंट। कम से कम एक पाई बॉन्ड तो होता ही है। अब इनको बेटा फर्दर क्लासीफाइड टू टाइप से कर देते हैं। ठीक है, एक क्या है? एक को हम कहते हैं एल्कीन। एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और जनरल फॉर्मूला CnH2n। दूसरा है एल्काइन। एल्काइन में C ट्रिपल बॉन्ड C है, जो कि जनरल फॉर्मूला इनका बनता है CnH2n-2 बनता है। एक एल्कीन है और दूसरा एल्काइन है। तो ये दो तरह से फर्दर क्लासिफाइड होते हैं, सैचुरेटेड और अगला क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड की पहचान ये है कि बिटवीन टू कार्बन एटम एट लीस्ट वन पाई बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंटेड। क्लियर हुआ ना बेटा? दैट्स मीन या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। गॉट इट? अगली कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें रिंग प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? रिंग प्रेजेंट होती है। देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड में
साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? रिंग, जैसे CH2 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 CH2, ये क्या हो गई? रिंग हो गई जाकर के। इसी तरह से जैसे मान लो ये दिया गया है, सेम टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है, सेम टाइप से यहाँ पर ये देखो है 7 कार्बन हो गए, और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ये हो गया जाकर के, ये बन गया जाकर के 8 कार्बन। इस 8 कार्बन को देख करके हमें एक घटना याद आ गई। क्या घटना है? सुनो बेटा ध्यान से। था क्या कि कंस को ये श्राप था कि तुम्हारे देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा मृत्यु प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो कंस ने कहा कि भाई ठीक है, उन्होंने वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। जब वसुदेव के पहला पुत्र हुआ तो वो कंस के पास लेकर गए, बोले देखो भैया ये पहला पुत्र है। कंस बोला कि महाराज हमें पहले से लेकर के 7वें तक इन 7 पुत्रों से कोई भी नुकसान नहीं है, मुझे नुकसान तो 8वें पुत्र से है, मुझे 8वें को मारना है, इन 7 को तो बिल्कुल नहीं मारना है। तो वसुदेव अपना पुत्र लेकर वापस आ रहे थे, तब तक कहीं टहलते हुए नारद मुनि आ गए। नारद मुनि बोले कि भाई पहला पुत्र हुआ है, इसको क्यों नहीं मारा? तो कंस बोला अरे महाराज कैसी बात करते हो, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ, पहले से लेकर 7वें तक तो हमें कोई खतरा ही नहीं है, मुझे खतरा तो 8वें पुत्र से है। कही अच्छा। नारद जी बोले क्या बात करते हो, जो पहला है वही 8वां है, जो दूसरा है वही 8वां है। कहीं महाराज कैसे? तो कहीं कैसे, देखो ये 8 कार्बन है, ये 8 है, दैट इज 8 कार्बन है ना बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8। कहीं ठीक है। कहीं अरे भाई दूसरा तरीका भी तो देख सकते हो, कहीं बताइए महाराज क्या है दूसरा तरीका? कहीं इसको 1 मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहीं अरे तीसरा तरीका भी तो देख सकते हो, कहीं महाराज दिखाइए। कहीं ये देखो 1 1, ये अगर हम मान लें 1 2 3 4 5 6 7 8। चौथा तरीका, कहीं महाराज चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका भी देख लेते हैं। चौथा तरीका हमारा ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी बोले अरे कंस महाराज जो पहला है वो 8वां हो सकता है, जो 8वां है वो पहला हो सकता है, जो छठा है वो भी 8वां हो सकता है, जो 5वां है वो भी 8वां हो सकता है। इस भ्रम में मत रहो। कंस की बुद्धि वहीं से घूम गई। कंस बोला वासुदेव से प्रभु लेकर आइए, और उस बच्चे का वध कर दिया, सारे पुत्रों को मार दिया। साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं समझ में आया ना? साइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कोई भी कार्बन पहला हो सकता है और कोई भी कार्बन आखिरी हो सकता है। सभी कार्बन पहले हो सकते हैं और सभी कंपाउंड, सभी कार्बन लास्ट हो सकते हैं। समझ में आ गया ना बेटा? वेरी गुड। साइक्लिक कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं 2 तरह से। देखो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरे हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में फर्दर क्लासिफिकेशन है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। देखो बेटा होमोसाइक्लिक क्या है? होमोसाइक्लिक का मतलब ये है, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक या इन्हीं को बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक अगर रिंग सेम एटम से मिलकर बनी है तो हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक। सभी में ऑक्सीजन आ जाए, सभी में नाइट्रोजन आ जाए, ऐसा तो संभव है नहीं, क्योंकि कैटेनेशन की मैक्सिमम प्रॉपर्टी किसमें होती है? हाईएस्ट कार्बन में होती है। अगर ऑल एटम्स आर मेड बाय कार्बन, सभी एटम, सभी रिंग कार्बन एटम से मिलकर बनी है तो हम इसे क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक। ये होमोसाइक्लिक है। और चूंकि मिली बनी किससे है? कार्बन से मिलकर बनी है, तो हम दूसरा नेम इनको क्या देते हैं?
कार्बोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक क्या है बेटा, जरा ये देखते हैं। हेट्रोसाइक्लिक रिंग वो होती है जिनमें कार्बन के साथ साथ कोई हेट्रो एटम आ जाए। हेट्रो एटम मीन यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, फास्फोरस आ जाए, सल्फर आ जाए। यदि इनमें भी कोई एक एलिमेंट आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग। जैसे मान लो ये दिया है CCCN, तो बेटा 3 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है, 2 तरह के एटम हो गए। जैसे मान लो ये दिया है CCCN दिया गया है, तो ये जो रिंग हो गई ये किस टाइप की रिंग हो गई, हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गई, CCOC। किस टाइप की रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग यहां पर प्रेजेंट है। होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मेड बाई ओनली कार्बन, heterocyclic made by carbon and 1 more heteroatom. This is known as heterocyclic ring. Got it? अगला पार्ट है जिसे हम बोलते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड ही होते हैं। अब अच्छा बेटा, एरोमेटिक भी 2 तरह के हो सकते हैं। एरोमेटिक में एक हो गए होमोसाइक्लिक और दूसरे हो गए हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं 2 तरह से। एक हो गए बेंजीनॉइड और दूसरा हो गया नॉन बेंजीनॉइड। हेट्रोसाइक्लिक भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉन एरोमेटिक और दूसरे हो गए एरोमेटिक। ठीक है। अब देखो बेटा, बेंजीनॉइड कौन से होंगे, बेंजीनॉइड वे होंगे जिनमें बेंजीन का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। कम से कम एक बेंजीन का न्यूक्लियस हो, एक बेंजीन की रिंग प्रेजेंट हो। मान लेते 20 कार्बन है, अगर एक भी बेंजीन रिंग आ गई तो वो बेंजीनॉइड ही होंगे। 50 कार्बन का कंपाउंड है तो भी अगर कहीं पर भी 50 कार्बन में एक बेंजीन रिंग हो गई तो भी हम उसे क्या पढ़ेंगे, बेंजीनॉइड पढ़ेंगे। जैसे कि नॉर्मल एग्जांपल, बेंजीनॉइड में आपने ले लिया, ये तो हमारा बेंजीन ही है। क्या है ये, बेंजीन। दूसरा हो गया फिनॉल हो गया, या हम कहें नेफ्थेलीन है। क्या है ये, नेफ्थेलीन है। या हम कहें CH3, ये देखो बेटा CHO, ये सब क्या है, बेंजीनॉइड। जिनमें बेंजीन प्रेजेंट नहीं है उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन बेंजीनॉइड। जैसे एजुलीन हो गई, जा करके 7 कार्बन की एक रिंग है, ये देखो 7 कार्बन की है, और इसके बाद में एक 5 कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 5। क्या नेम है इसका, एजुलीन। बेटा है ये सब देखो होमोसाइक्लिक, सभी किससे मिलकर बनी है, बेंजीन से मिलकर बनी है। ट्रोपोलोन हो गया, ट्रोपोलोन हमारा, ये देखो ट्रोपोलोन 1 2 3, ये देखो ट्रोपोलोन हो गया, 7 कार्बन है रिंग में। ये किस तरह से प्रेजेंट होता है आगे हम लोग स्टडी करेंगे, अभी छोड़ो। तो ये हो गए होमोसाइक्लिक। क्लियर हुआ। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में एक हो गया बेंजीनॉइड और दूसरा हो गया नॉन बेंजीनॉइड। इट इज क्लियर, वेरी गुड। नॉन एरोमेटिक में आते हैं जो हेट्रोसाइक्लिक हैं। हेट्रोसाइक्लिक में जैसे पहले एरोमेटिक देखते हैं। एरोमेटिक में जैसे अपना जो सिलेबस है, इनमें एक कंपाउंड है पिरीडीन, दूसरा है थायोफीन, तीसरा है फ्यूरेन, चौथा है पाइरोल। ये मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है बेटा जो अपने सिलेबस में प्रेजेंट है। ठीक, इनमें देखो कार्बन रिंग के साथ साथ एक हेट्रो एटम भी प्रेजेंट है। नाइट्रोजन है, इधर सल्फर है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है।
क्लियर हुआ? इसे पायरिडीन कहते, थायोफिन कहते, फ्यूरेन कहते, पाइरोल कहते हैं। अब नॉन एरोमेटिक अगर यही सैचुरेटेड फॉर्म में आ जाए, सपोज करो सैचुरेटेड फॉर्म में हमने लिया यहाँ पर, ये देखो नाइट्रोजन सैचुरेटेड हो गया बेटा। दूसरा है थायोफिन, या इसके अलावा कोई भी अदर आता है। नेक्स्ट है हमारा, ये देखो, तो बेटा ये किस टाइप के हो गए? ये हो गए नॉन एरोमेटिक, और ये कंपाउंड किस तरह के हो गए? दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का में ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है। क्लियर हुआ ना? अच्छा, हम लोग स्टडी क्या करते हैं, जो लोग बहुत पढ़ते हैं, जो लोग पीएचडी वगैरह करते हैं, वो सारे कंपाउंड तो नहीं एक साथ पढ़ सकते, वो तो कोई एक कंपाउंड पर या किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पर ही रिसर्च करते हैं। जब एक टॉपिक पर रिसर्च करते हैं तो इतना ज़्यादा उनको कैसे पढ़ना होगा? हम लोग क्लास 12th में आते हैं, 11th में आते हैं, जेई में है, नीट में है, इन सभी में तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन सारे कंपाउंड का है। लेकिन जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती है, जैसे जैसे हम इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं या मेडिकल फील्ड में जाते हैं, तो वहाँ तो हमें पर्टिकुलर एक ही लाइन को चूज करना होता है, सारे कंपाउंड को एक साथ स्टडी में नहीं लाते हैं। तो इन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करने से हमें मेन बेनिफिट क्या होता है कि जैसे इस तरह की फैमिली है, इस तरह की फैमिली में हम कुछ कंपाउंड की स्टडी करेंगे, लगभग पूरी फैमिली की स्टडी हो जाएगी। यहाँ पर जैसे है, मान लेते बेंजीन है, तो अब जहाँ पर भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, इन बेंजीन रिंग के बेस से सारे कंपाउंड की प्रॉपर्टी, जो रिंग की प्रॉपर्टी है, वो लगभग सेम हमें मिलेगी। क्लियर हुआ ना? इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हुई। आगे बढ़ते हैं बेटा, आज इतना ही रखते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही सफिशिएंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका रिवीजन करो, पढ़ो 4 बार, और यहाँ पर ये भी देखो कि कौन सी फैमिली से कंपाउंड बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट सीरीज में जो अगला टॉपिक है हमारा, वो है एल्काइल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप। तो बी केयरफुल, इन सभी को स्टेप बाय स्टेप हमें बहुत अधिक स्टडी करनी है। थैंक यू।